सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम केशव झा है। मैं एक शिक्षक हूँ, एक टीचर हूँ। पिछले 3 से 4 वर्षों से हम टीचिंग फील्ड में ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप ये वीडियो जिस चैनल पे देख रहे हो वो सोशल माइंड्स का चैनल है, जिस पे हम जितने ही बच्चे 10th लेवल, 12th लेवल या फिर 10th लेवल से भी नीचे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि CMC स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, RMS एग्जामिनेशन है, ओलंपियाड्स एग्जामिनेशंस हैं, और अगर कोई 12th लेवल पे हमारा CUET की प्रिपरेशन करता है बच्चा, तो उन सभी को एक फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एक मिनिमम कॉस्ट पे जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करना है, एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करनी है, स्ट्रेटजी वीडियोस, गाइडेंस वीडियोस, वह सभी हम इस चैनल के थ्रू कर रहे हैं। और पिछले 2-3 महीने से यह चैनल इसी तरह से रन कर रहा है। इसी के साथ साथ हमारे कुछ टेलीग्राम चैनल्स भी है, जिस पे बच्चे हमें अपनी प्रिपरेशन के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी जो भी उन्हें हेल्प चाहिए या फिर उनके एग्ज़ाम्स वगैरह जो दे रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसके बारे में बताते रहते हैं। आज की यह वीडियो कोई भी गाइडेंस, स्ट्रेटजी या फिर आपके कोई भी एक पढ़ाई लिखाई वाली वीडियो नहीं है। इस वीडियो के थ्रू हम जो एक स्टूडेंट्स का जो एक अहम मुद्दा है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बीते दिनों अब जैसा कि आपको ही पता होगा, मार्च के एंड में जो हमारे CBSE है, उनके एकेडमिक एग्जामिनेशन जो कि क्लास 12th के लेवल तक होते हैं वो ख़त्म हुए। उसी के साथ साथ जो एक CMC एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि दिल्ली के बच्चे या फिर दिल्ली के आसपास की स्टेट्स के बच्चे देते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए, जो कि उनको एक तरह से बाहर का एक्सपोजर, एक बढ़िया एकेडमिक लेवल की एजुकेशन, जो कि वो अगर किसी नॉर्मल स्कूल से पढ़ते तो उनको मिलना मुश्किल था। उसी के लिए एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, और इसमें जो भी बच्चे पास होते हैं या फिर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनको फिर अदर एडमिशन प्रोसेस के थ्रू उन स्कूल्स में एडमिशन मिल जाता है। अभी जैसे कि मैंने बताया, मार्च एंड में जो आपके CBSE के जो एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, उसके ठीक 15 से 20 दिन के बाद क्लास 5th और क्लास 8th के बच्चों का CMC का एंट्रेंस का टेस्ट होता है। और उसके लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर भी करते हैं। जैसा कि उन्होंने जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो उनका खुद का पोर्टल है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का, DOE का, उन्होंने उसमें मेंशन करा हुआ है कि जो क्लास 5th, 8th और 10th जिनके लिए CMC एंट्रेंस का एग्जामिनेशन होता है, उनके सिलेबस में जो एग्ज़ाम के उनकी क्लास का ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर उनकी पिछली क्लास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी मेंशन करा है कि क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसमें जो है उनकी जो नेक्स्ट क्लास है, जैसे कोई 5th का बच्चा है तो उसको 6th के थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बात उन्होंने मेंशन करी है कि बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर कोई क्लास 8th का बच्चा है तो उससे क्लास 9th के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई क्लास 10th का बच्चा है तो उससे क्लास 11th के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन्होंने अगर जैसे मेंशन करा है, तो बच्चे भी इसी तरह से प्रिपरेशन करते हैं, और ज़्यादातर टीचर्स भी इसी तरह से उसी एक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो हमारे CMC एंट्रेंस के एग्जामिनेशन जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कंडक्ट करते हैं, ये पिछले 4 से 5 सालों से कंडक्ट हो रहे हैं, और इनका आज तक एक भी पेपर रिलीज़ नहीं हुआ है। ये बच्चों को पेपर भी ले जाने नहीं देते, ना अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई पेपर डालते हैं, ना कोई PYQs प्रोवाइड करते हैं, ना सैम्पल पेपर प्रोवाइड करते हैं, ना एक आइडिया देते हैं बच्चों को किस तरह का एग्ज़ाम्स जाएगा, किस तरह के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो एक बच्चा जो है एक तरह से अपना जो है थोड़ा सा एज्यूम करके कि ओलंपियाड लेवल एग्ज़ाम होगा, थोड़ा थोड़ा टफ होगा, जैसा उन्होंने सिलेबस बताया है उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ी सी नेक्स्ट क्लास के थोड़े थोड़े बेसिक टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने मेंशन करा है कि नेक्स्ट क्लास के आपके बेसिक टॉपिक्स पूछे जाएंगे जिस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। पर इस बार जब बच्चे पेपर देने गए 13 अप्रैल को 5th और 8th क्लास के बच्चों का CMC एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, और हम लोगों ने भी पढ़ाया, कई और टीचर्स ने भी पढ़ाया, और रात रात भर बच्चे जाग के पढ़े, अपनी आंखों पे पानी डाल के पढ़ा। कई बच्चों ने सुबह भी लाइवली क्लासेस ली। हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, आपकी हार्डवर्क ज़रूर काम आएगी। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जब बच्चे एग्ज़ाम देने गए 13 अप्रैल को 5th और 8th क्लास के बच्चे, और वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, और वो पिछले CBSE एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही लग गए और पूरे साल भी उन्होंने प्रिपरेशन करी, तो उन्हें एक थोड़ा सा अंदाज़ा रहता है कि मैंने अगर प्रिपरेशन करी है, पढ़ाई लिखाई करी है, मेहनत करी है, तो एग्ज़ाम में मेरा अच्छा ही होगा, और मेरे जो क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं, सर ने जो करवाए हैं, या फिर जो प्रैक्टिस मैंने करी है डिफरेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चन की, उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इस बार जब 5th क्लास और 8th क्लास के बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो पेपर में कुछ और ही चीज़ होती है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से 80 to 90% क्वेश्चंस उनकी नेक्स्ट क्लास के टफ़ क्वेश्चंस में से निकलते हैं। जैसे अभी 8th क्लास के जो बच्चे पेपर देने गए, उनके में 9th और 10th के जो सर्कल्स, पॉलिनोमियल्स और लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर्कल्स जिसकी प्रॉपर्टीज़ 9th क्लास में और 10th क्लास में पढ़ाई जाती है, उसके क्वेश्चन 8th क्लास के बच्चे से पूछे जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स 9th 10th में आता है, वो 8th क्लास के बच्चे से पूछे जा रहे हैं।
और भी ऐसे कई कई चीज़ें हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों से एक्सपेक्ट करी जा रही है। जो 5th क्लास का बच्चा है उससे 6th 7th के टफ क्वेश्चन पूछ के उनको फिल्ट्रेशन का एक बहाना देकर के एग्ज़ाम ले रहे हैं। माना कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपना एक सिलेबस, अपना PYQ, अपने सैम्पल पेपर्स और किस तरह के एग्ज़ाम्स रहेंगे उसका थोड़ा बहुत आइडिया देख के रहता है। उसी के आधार पर बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और टीचर्स भी प्रिपेयर करवाते हैं। आप कुछ प्रोवाइड नहीं करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा एक ही साल में 5th का बच्चा है वो 6th 7th 8th सब पढ़ ले, 8th का बच्चा है वो 8th 9th 10th सब पढ़ ले। ये तो सर प्रैक्टिकली नहीं है ना। ऊपर से इनकी जो एक मेन प्रॉब्लम और सामने आ रही है कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में एग्ज़ाम्स बनाए। ठीक है, आपने बनाए डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में एग्ज़ाम, सब बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी बनते हैं, जेईई मेंस में बनते हैं, नीट में भी कई बार भी बन जाते हैं, कई बार और भी डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी डिफरेंट सेट्स में एग्ज़ाम्स बनते हैं। लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती करी, जो एग्ज़ाम के जो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स थे उसका उन्होंने लेवल डिफरेंट डिफरेंट रख दिया। कुछ एग्ज़ाम बहुत ही ईजी है, कुछ एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कुछ एग्ज़ाम्स बहुत ही मीडियम थे सेट्स। लेकिन उनकी तरफ से कोई नॉर्मलाइजेशन का भी हमारा कोई मेथड, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स में आज तक तो नहीं आया है। जैसे अगर आप जेईई मेंस के एग्ज़ाम्स की बात करो तो एनटीए जो कि जेईई मेंस को कंडक्ट करता है, उन्होंने खुद से साफ साफ बता रखा है कि हमारे जितने भी जेईई मेंस के एग्ज़ाम्स होंगे सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल के होंगे, सारे सेट्स अलग अलग आएंगे। लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला लगाता है जिसके थ्रू क्या होता है कि अगर कोई बच्चा टफ शिफ्ट का पेपर दे रहा है, उसके अगर 300 में से 150 नंबर भी आए हैं तो उसकी तब भी 99 परसेंटाइल बनती है। और अगर कोई बच्चा आसान पेपर दे रहा है, उसके अगर 300 में से 250 भी आए हैं तब भी उसकी 99 परसेंटाइल बनती है। ये एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है जो कि एनटीए खुद देता है कि हम इतने बच्चों ने पेपर दिया, इतने दिन एग्ज़ाम चला, इतने बच्चों के इतने स्कोर्स आए, इस एरिया में ज़्यादा आए, उस बेस पे वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाता है और वो अपनी जो भी PDF डॉक्यूमेंट्स होती है उसमें वो मेंशन कर देता है। लेकिन जितने भी CM श्री के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका हमें कुछ नहीं पता है कि चेकिंग्स कैसे होती है, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन लगता है नहीं लगता है। बस जब रिजल्ट आता है तो सीधा सामने लिखा आता है सेलेक्टेड या नॉट सेलेक्टेड। ना आपको स्कोर्स मिलते हैं, ना आप आंसर की चेक कर पाते हो। ये सबसे बड़ी गलती है हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की। इसको सुधारने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी एक गुजारिश और रहेगी कि सबसे पहले एक तो मैं आपको ग्रे जो अपनी भी हार्ड शिफ्ट्स आई है CM श्री के एंट्रेंस में 5th और 8th क्लास के एग्जामिनेशन के लिए, उसमें ग्रेस मार्किंग दी जाए और उन बच्चों की थोड़ी सी लीनियंट चेकिंग करी जाए, जिससे एक तरह से हम समाज में जो एक जस्टिस को प्रमोट कर सके। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बगल में अपना लैपटॉप खोला हुआ है, उस पर जितने भी बच्चों के कॉमेंट्स आए मेरे पास वो सारे के सारे मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। सबसे पहला कॉमेंट जो अभी एक बच्चे ने करा है, उसने गवर्नमेंट को ही एक तरह से रोस्ट करते हुए बोला है। मैं बोलूँगा नहीं किसके बारे में बोला है, लेकिन आप थोड़ा समझ जाना है। यहाँ पे एक बच्चे ने बोला है जिसने अभी 1-2 साल पहले CM श्री स्कूल का एंट्रेंस, जो कि पहले SOSC स्कूल्स के नाम से जाने जाते थे, उसका क्लियर करा है। और उसने लिखा है कि अच्छा हुआ मैंने डैश जो भी हमारे एक्स CM थे उनकी गवर्नमेंट में ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, वरना अभी मैं रेखा गुप्ता जी की गवर्नमेंट में ये एग्ज़ाम क्लियर करता तो फंस जाता है एक तरह से, इतनी बुरी तरह से। तो आप समझ रहे हो बच्चे इस लेवल पे उतर आए हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम धरना प्रदर्शन कर देंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑनलाइन स्ट्राइक कर देंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं आंदोलन कर देंगे। तो बात जो है यहाँ तक बढ़ चुकी है और अभी भी आपकी तरफ से जितने भी डायरेक्टर्स हैं या फिर जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। आप सर यूट्यूब देखो, आप टेलीग्राम देखो, आप क्या कहते हैं, आप ट्विटर देखो जो कि अब X नाम से है, हर जगह इस बात को फैलाया जा रहा है। और अभी मैं जैसे आपको बता रहा था, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। अभी तक तो मैंने आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड बताया कैसे बच्चों को रिस्पॉन्स है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। क्लास 8th में या फिर क्लास 6 में, पता नहीं किस क्लास में पूछा गया ये क्वेश्चन, बच्चे ने क्लास मेंशन नहीं करी है, लेकिन इसमें जो है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आपको क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स में पढ़ाए जाते हैं। अब 8th क्लास का बच्चा 10th क्लास की क्वेश्चन कर पाए, अगर आपने ये एक्सपेक्टेशन रखी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम करवाए हैं, तो ये आपकी बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन है और ये प्रैक्टिकली नहीं है। जैसे नॉर्मली हम भी समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ़िल्ट्रेशन ज़रूरी है। अब फ़िल्ट्रेशन करने के लिए इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप कुछ भी पूछे जा रहे हो। 8th के बच्चों से आप 11th 10th के क्वेश्चन पूछ रहे हो, 5th के बच्चे से आप 7th 8th के क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो बच्चा क्या करेगा? एक तरह से हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। बच्चा क्या सोचेगा इस तरह से कि यार मैंने तो पूरे साल मेहनत की, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। तो वो एक तरह से एक फॉल्स स्टेटमेंट आ जाती है बच्चे की माइंड में कि यार आपसे तो मैं नेक्स्ट टाइम से मेहनत ही नहीं करूँगा, गवर्नमेंट ऐसी है, लोग ऐसे हैं, ऑफिशियल्स ऐसे हैं, सब हमारे खिलाफ है। एक तरह से जो गवर्नमेंट के प्रति जो ट्रस्ट है ना वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। जैसे ये वाली चीज़ जो है 2021-22 में भी हुई थी, जब मैंने भी अपने टाइम पे एग्ज़ाम दिया था, लेकिन ये इतने बड़े लेवल पे नहीं थी। हाँ, 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे कि मैं जब
10th का एग्ज़ाम दिया था, उसमें एक क्वेश्चन उसने जेईई मेंस लेवल का पूछा हुआ था जो मैंने 11th क्लास में पढ़ा था, तो मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। और भी कुछ 6-6 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, वो कई बच्चों ने छोड़ दिए, तो तब भी उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस बार के जो एग्ज़ाम्स आए हैं उसमें मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला जैसे कि बच्चों ने बताया जो कि 3 या 4 लाइनों से कम का था। अब आप बच्चों से ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपनी 2-3 क्लास आगे की कोशिश कर दें, और क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल की लेंथ के भी आप पूछ रहे हो। और मैं फिर बोल रहा हूँ ये बात कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ना आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे सॉल्व हुए, ना ही आपको बड़ी से बड़ी बुक में मिलेंगे। अब पता नहीं उन्होंने जेईई मेंस से लिए है, एनटीएससी जो कि पहले एग्ज़ाम्स होता था, केवीपीआई करके एग्ज़ाम होता था। हाँ, इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ बताऊंगा, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, एनटीएससी और केवीपीआई करके स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होते थे, जिससे जो भी बच्चे क्रैक करते थे उनको अपनी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप वगैरह मिलती रहती थी पर मंथ। अब जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने वो भी हटा दिया है। तो इससे क्या हो रहा है, अब बच्चे ज़्यादातर शुरू में सीबीएसई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और लास्ट में जाके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उनकी प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि बच्चे को पता होता था एनटीएससी के लिए या केवीपीआई के लिए अगर मेरे को जाना है तो मुझे स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी है, तो उससे जो है बच्चे का एक ठीक ठाक लेवल बन जाता था। लेकिन अब वो एग्ज़ाम्स भी कैंसिल हो गए हैं, तो अब वो बच्चों की जो ग्रोथ है वो स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में जो भी वो क्लास पढ़ते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई लेवल तक रह जाती है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे कि बच्चा जो है इतने हार्ड क्वेश्चन जब आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, तो वो एक तरह से पैनिक कर जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि मेरे साथ हुआ क्या। मैंने तो पढ़ाई भी करी, रात रात भर जाकर सेशंस भी अटेंड करे टीचर्स की सारी बात मानी, जितने भी भैया लोगों ने बोला, उन सब के बावजूद अगर उसको पेपर में जाके एक झटका लगता है, और वो झटका किस बात का कि मैं 5th का बच्चा हूँ, मेरे से 8th के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं क्या करूँ। मैं 8th का बच्चा हूँ, मेरे से 11th-12th के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं क्या करूँ। 10th के बच्चों से आप पता नहीं अब क्या ही पूछोगे, मेरे को तो पता है नहीं, कहीं ग्रेजुएशन के क्वेश्चन आप पूछ लो। सो प्लीज़ ये एक सीरियस मुद्दा है, इस पर जितने भी ऑफिशियल, जितने भी टीचर्स या जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कभी अपनी एजुकेशनल वीडियोस में नहीं बोला, 1-2 बार बोला होगा वीडियो को शेयर करने के लिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और जितने भी साथ ही साथ जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो टाइम चल रहा है, अगर आपके बच्चे का पेपर ख़राब भी गया इस टाइम पे, तो प्लीज़ उसको बिल्कुल भी डांटिए या मारना तो बिल्कुल भी नहीं है, डांटना भी नहीं उसको। कई बार इस सिस्टम के कुछ गलतियों के चलते कई बच्चों का पेपर ख़राब भी चला जाता है, ये एकदम ही सच है। इंडिया जैसी कंट्री में तो ये 100% प्रूफ हो चुका है। अभी आपने नीट में देखा होगा कि कुछ केसेस 2024 में पेपर लीक होता है, फिर 2025 में एकदम पेपर टफ बन जाता है, कोई पैटर्न नहीं समझ में आता। आप बोलोगे कि लीगली तो ये कहीं लिखा नहीं हुआ है कि पेपर टफ नहीं बनेगा। हाँ, वो बात सही है आपकी, पेपर टफ नहीं बनेगा, लेकिन किसको पता होता है कि हमारा ही नंबर लगेगा टफ पेपर में, हमारी किस्मत ख़राब होगी। साथ साथ जब आप छोटे बच्चों का पेपर ले रहे हो ना सर, जब आप 6th क्लास 8th क्लास के बच्चों का पेपर ले रहे हो, तब आप टफनेस लेवल आप जेईई एडवांस या फिर किसी ओलंपियाड लेवल के, या फिर आप जो बड़े बच्चों के साथ करते आ रहे हो, वो आप छोटे बच्चों के साथ जब करने लगते हो ना, तो वो चीज़ वहाँ पे गलत हो जाती है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि पेपर टफ नहीं बन सकते, बिल्कुल बनते हैं। आप मेंशन कर दो ना सर कि हम 6th क्लास में 9th क्लास के क्वेश्चन पूछेंगे, 8th में हम 11th के क्वेश्चन पूछेंगे, फिर जो आपका जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा वही आपका पेपर देगा। इतने लाखों बच्चे आपके पेपर नहीं उतरेंगे देने के लिए। और लेकिन आप इसके बदले क्या कर रहे हो, आप तो ये कर नहीं रहे, आप क्या कर रहे हो, एकदम से ही सरप्राइज़ दे रहे हो पेपर में जाकर के धप्पा, ये पूछा है हमने, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, अब आप टाइम पास करो अपना, 3 घंटे बैठ के बढ़िया नींद ले लो। अगर आप यही चाहते हो सर, तो आप पहले अपने करिकुलम में मेंशन कर दो, ये सब छोड़ो। अभी मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स, उसमें कुछ बच्चों ने बोला प्रोबेबिलिटी पूछी है 6th क्लास के बच्चे से। सर 8th 9th में प्रोबेबिलिटी बेसिक पढ़ाई जाती है, मेनली प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है। एक बार एनसीईआरटी की बुक खोल के देख लो, अब तो एनसीईआरटी भी चेंज हो गई है। पिछली जो एनसीईआरटी है उसमें आप लास्ट चैप्टर खोल के देखो, प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर है क्लास 10th के मैथ्स का। उसके क्वेश्चन जब आप क्लास 6th क्लास 8th के बच्चों से पूछते हो ना, तो वहाँ पे नाइंसाफ़ी होती रहती है, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठेगी बिल्कुल। अभी अब हमारे बच्चे से हमारी और बच्चों की जो डिमांड्स है वो मैं इस वीडियो के थ्रू बता दे रहा हूँ, कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन आना चाहिए। जिन भी बच्चों के सेट में टफ पेपर आए हैं उनकी लीनियंट चेकिंग होनी चाहिए, कि उनको ग्रेस मार्क्स डेफिनेटली मिलने चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी अब बच्चा किस्मत के हिसाब से पेपर दे, किस्मत के बेस पे पेपर दे, कि मतलब कहाँ हम डेमोक्रेसी, कहाँ हम कैसा इंडिया बनाए जा रहे हैं। और उसके बाद अगर हमारी जो मेन कुछ इसके अलावा जो मांगे है, सबसे पहले क्लास 11th का जो एग्ज़ाम है 7 मई और 13 मई को, आप सबसे पहले एक नोटिस भेज के मेंशन करो कि इस लेवल का पेपर आएगा, 1-2 सैम्पल पेपर अगर आपकी फुर्सत हो तो निकाल दो, और आप मेंशन कर दो कि पेपर की डिफ़िकल्टी यहाँ तक जा सकती है, सिलेबस ये है। और सबसे पहले तो आप वो बाहर निकालो कि क्लास 10th के बच्चों को आपने बोला है कि क्लास 11th के बेसिक आएंगे,
और सर फिर पता चले आप पेपर में जाके 11th और 12th के टफ टॉपिक्स पूछ रहे हो, फिर तो वो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही कह लो, आप इनइक्वालिटी कह रहे हो, एक तरह से आप धोखा ही दे रहे हो बच्चों को। जैसे जो बड़े बच्चों के साथ एग्ज़ाम्स में हो रहा है, जो 11th to 12th पास बच्चों के साथ हो रहा है, वही आप 6th के 8th के और 10th के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कर रहे हो। मतलब वो गीली मिट्टी को हमें एक अच्छा शेप देना होता है, कभी भी ऐसे डरा के, ऐसे एकदम ही टफ लेवल की क्वेश्चन पूछ के, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करके, उनको एक धक्का दे के, ऐसे नहीं होता सर, समझने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद हमारी कुछ और भी मांगे हैं जो मैं बता दूँ धीरे धीरे। जैसे कि मैंने बोला क्लास 11th के लिए नोटिस निकालो, उसी के साथ साथ नेक्स्ट सेशन के लिए आप जो क्लास 6, क्लास 9th और क्लास 11th में एडमिशन लोगे, उनके लिए भी आप क्या करो, एक वो निकाल दो, नोटिस निकाल दो कि इस लेवल के ये पहले सिलेबस आप सही से मेंशन करो, और मेंशन करो कि क्वेश्चन इस लेवल के आएंगे और इतने बच्चे होंगे, इतने बच्चे सेलेक्ट होंगे, और हमारे पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल इस रेंज तक भी जा सकता है। आप उसे बता दो, अच्छे से कि क्लास 6 के एग्ज़ाम में क्लास 8 के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बच्चा प्रिपरेशन उस लेवल की करेगा ना, फिर हम लोग भी प्रिपरेशन सारे टीचर उसी लेवल की करवाएंगे। आप मेंशन करो अच्छे से कि 8th के बच्चे से हम 10th क्लास के क्वेश्चन पूछेंगे। आप क्या मेंशन करते हो, मैं बताता हूँ। आप कहते हो 8th के बच्चे से हम 9th के बेसिक क्वेश्चन पूछोगे, और उससे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स का 10th क्लास का टॉपिक आप पूछ रहे हो। मतलब आप अपनी ही लाइन पे नहीं रुक रहे हो सर, ये सही बात नहीं है। इसी के साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर कोई भी टीचर से वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आपके नॉन में जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी आपके नॉन में प्रिंसिपल्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाओ, ताकि ये वीडियो ऊपर के लेवल तक जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, कुछ भी करके। मेरी ना पहुँचे तो किसी और की पहुँचनी चाहिए। एक तरह से हमें अपनी आवाज़ को पहुँचाना है बच्चों की, एक तरह से उनको जस्टिस दिलवाना है। मेरे को कोई चैनल ग्रो नहीं करना है, कोई इस वीडियो में व्यूज़ नहीं चाहिए, पूरा देखने नहीं देखो, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो सारे लोगों के साथ। अब इस मुद्दे को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही जितने भी बच्चों को लगता है कि मैंने जो जो प्रॉब्लम्स बताई उसके अलावा भी उनके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, तो आप, मैं नीचे टेलीग्राम और अपना नंबर मेंशन कर दूँगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या फिर टेलीग्राम पे आप आके मेरे को मैसेज कर दो। और जितने भी ऑनलाइन के एडटेक के टीचर्स हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रूर मेंशन करो, मैं भी उनको मेल करूँगा। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो सिर्फ हम 3-4 लोगों से ही नहीं होंगी चीज़ें, बड़े बड़े लोगों को भी इस चीज़ में उतरना पड़ेगा। एडटेक के जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं उन सभी को मैं मेल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे टैग कर दो। साथ ही साथ राघव चड्ढा सर को भी आप टैग करो, राहुल गांधी सर को भी टैग करो, और जितने भी डूसू वगैरह के प्रेसिडेंट होंगे उन सबसे भी बात होगी। आप चिंता मत करो, आपको एक तरह से जस्टिस मिल के ही रहेगा। जो ये बार बार जो एक प्रथा सी चली आ रही है ना, एक ट्रेंड बन गया है कि बच्चों को एकदम ही भुगला देंगे, बच्चों को एकदम सरप्राइज़ कर देंगे, और फिर हम साइड बाय साइड सारी चीज़ें निकाल के नेक्स्ट ईयर फिर से एग्ज़ाम ले लेंगे। ये चीज़ें बार बार अब नहीं चलने वाली है, इसको अब ख़त्म करने की बारी आ गई है। साथ ही साथ जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मेरा एक लास्ट मैसेज ये रहेगा कि पहले तो एक तो ये रोना धोना बंद कर दो। अब मेरे को पता है आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, पेपर कैसा भी गया फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर आते जाते रहेंगे। सबसे ज़रूरी आप और आपकी लाइफ है, तो कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना है। और साथ ही जो आप कमेंट्स में बार भरे जा रहे हो ना, आंदोलन कर दो, ऑनलाइन स्ट्राइक कर दो, रिवॉल्यूशन कर दो, ये सब बकवास चीज़ें, धरना प्रदर्शन कर दो, ये सब बकवास चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी सॉल्यूशंस होगा, हम जितने भी टीचर्स हैं यूट्यूब के या फिर जितने भी ऑफलाइन के भी टीचर्स हैं, एडटेक के भी टीचर्स हैं, वो सब मिलके सॉल्व कर देंगे। आप क्या करो, आप कुछ मत करो, पहले इस वीडियो को शेयर करो। साथ ही साथ जितने भी आपको लगता है कि ये लोग, ये पॉपुलर लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें हेल्प कर सकते हैं, एजुकेशन से इंटरेस्टेड लोग, उन सभी को आप टैग कर दो। उसके बाद जितने भी बच्चे क्लास 6 और क्लास 9th के लिए जो पेपर दिए थे, जो इस साल जा रहे हैं क्लास 6 और 9th में, वो क्या करो, आपको वैकेशन लेनी है तो वैकेशन लेके कहीं पे चले जाओ, अपना मूड फ्रेश करो, छुट्टी ले लो आपको लेने के लिए। या फिर अब किसी को पढ़ाई वाला कीड़ा लगा पड़ा है तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए CBSE के लिए एकेडमिक्स का पढ़ना स्टार्ट कर दो। और इन सब चीज़ों से साइड बाय साइड हट जाओ, ये सब चीज़ें हम टीचर्स मिलकर संभाल लेंगे। आप अगर इस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो फिर आप बार बार परेशानी होगी, बार बार वेबसाइट पर जाके कि कोई नोटिस आया कि नहीं, रिज़ल्ट आया कि नहीं, क्या चल रहा है, कहाँ आंदोलन हो रहा है, कहाँ विवाद हो रहा है, कहाँ पे लड़ाई हो रही है, कौन सा PIL निकली है, कौन सा वकील लड़ रहा है, क्या केस चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, इन सबसे दूर रहना है अभी इस टाइम में, वरना आपकी मेंटल हेल्थ वो भी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। और एक लास्ट में जो मेरा मैसेज रहेगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बी टीचर्स, स्टूडेंट्स, अगर वो कॉलेज का स्टूडेंट देख रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में इस वीडियो को फैला दो। इस प्रॉब्लम को बिल्कुल भी इस बार हमें ढके हुए नहीं रहने देना है बाकी प्रॉब्लम्स की तरह।
साथ ही साथ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा जो मेन जो एम है इस वीडियो को बनाने का, या फिर जितने भी टीचर्स बना रहे हैं इसके खिलाफ, आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उसके खिलाफ, हम सभी का एक कॉमन जो एम है वो यही है कि जितने भी बच्चों के साथ गलत हुआ उनको एक तरह से जस्टिस मिले। जो उनको सिलेबस में बोला गया था उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आने चाहिए थे, जो कि नहीं आए हैं। एकदम ही नेक्स्ट क्लासेस के टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और जैसे साथ में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भैया वो री एग्ज़ाम के लिए कर दो, रीटेस्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ें काम नहीं आएगी। सिस्टम ही सेम है, तो आप री एग्ज़ाम रीटेस्ट देके क्या कर लोगे? अगर कोई मशीन ही ख़राब है, उसमें आप बार बार अपना इनपुट डालते रहो, आपको आउटपुट थोड़ी ना मिलेगा कभी। इतना ये तो नॉर्मल सी बात है, समझनी चाहिए आपको। तब तो मेन सोल्यूशन है इसका यही है कि जितने भी लोग ये पेपर सेट कर रहे हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, या तो वो अपने थोड़े से सिलेबस वगैरह में चेंजेस लाए या पेपर सेटिंग में चेंजेस लाए, या फिर उन मिनिस्टर्स या फिर ऑफिसर्स जो कि इन सभी एग्ज़ामिनेशन को हेल्ड कराने में इन्वॉल्व है, उनको चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हम सभी को जो एक सॉल्यूशन जो है, जितने भी टीचर्स हैं, सॉल्यूशन शांतिपूर्ण तरीके से ही चाहिए, नॉन वायलेंस तरीके से ही चाहिए। हम कोई भी वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बच्चों को भी यही बोल रहे हैं कि किसी भी तरह का वायलेंस या कोई भी नारा वारा ऐसा कुछ भी नहीं करना है, रोड पे कोई भी आंदोलन वगैरह नहीं करना है। एट दी एंड हमें भी अपनी दिल्ली गवर्नमेंट पे विश्वास है, वो ज़रूर हमें सॉल्यूशन देगी। और इस वीडियो को लास्ट में फिर से बोलूँगा, जितने लोगों तक हो सके शेयर करो। ये वीडियो जितनी ज़्यादा लोगों तक शेयर होगी, उतनी ज़्यादा ही हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मिलने के चांसेस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ अलविदा लेने का समय आ गया है। आप अपनी तरफ से जितनी भी हेल्प कर सकते हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने तक, ऑफिशियल तक पहुँचाने तक ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा या कोई एक अकेले इंस्टीट्यूट निकाल देगा। ये एक हम सभी को जुड़ के एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू ये जितनी प्रॉब्लम्स है सरकार तक पहुँचे और सरकार उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द दे। मुझे बिल्कुल ही ऐसी आशा है कि इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्दी निकलने वाला है। तब तक हम अपनी होप रख सकते हैं और वेट कर सकते हैं, वही हम लोगों को करना है।